बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं कि सब सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और अगर हो सका तो उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स भी प्रूव करेंगे। तो सब सीक्वेंस जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई सीक्वेंस होगी जिसकी ये सब सीक्वेंस होगी। जैसे आप सब ग्रुप की बात करते हैं तो सब ग्रुप भी किसी ग्रुप का, पहले से कोई ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो उसका सबसेट जो बजाते खुद ग्रुप हो वो सब ग्रुप बनता है। इसी तरह सब स्पेस, ठीक है, तो वो भी यही है कि कोई वेक्टर स्पेस है ऑलरेडी, उसका कोई सबसेट जो खुद भी वेक्टर स्पेस हो तो उसकी सब स्पेस कहलाता है। इसी तरह सब सीक्वेंस भी कोई ऑलरेडी हमारे पास सीक्वेंस है उसकी सब सीक्वेंस होगी। तो प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। Let Xn be a sequence in a metric space X. Let Nk be a sequence of positive integers such that n1 is lesser than n2 is lesser than n3 up to so on nk and less. दो सीक्वेंसेस हमने लिए हैं यहाँ पे। एक तो वो सीक्वेंस xn जिसका सबस्क्रिप्ट n है, उसकी सब सीक्वेंस बनेगी। उसकी सब सीक्वेंस डिफाइन करने के लिए हमने जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनकी भी एक सीक्वेंस कंसिडर की। ये ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ ये जो सीक्वेंस है जिसकी हमने सब सीक्वेंस डिफाइन करनी है, इसकी टर्म्स में सबस्क्रिप्ट नज़र आ रहे हैं x1 x2 x3 अप टू सो ऑन। 1 2 3 जो है हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं अब, या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हमने एक और सीक्वेंस ली है एन के, और वो पॉजिटिव इंटीजर्स की सीक्वेंस है, यानी एन के भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनकी एक सीक्वेंस है। लेकिन उसमें खासियत क्या है कि वो ये इसको क्या कहते हैं, इस सीक्वेंस को n1 लेसर देन n2 n2 लेसर देन n3 एंड सो ऑन। इंक्रीजिंग सीक्वेंस आप कहेंगे उसको, यानी बाद में आने वाली टर्म जो है पहले आने वाली टर्म से बड़ी है। ये सीक्वेंस आपने ली है। अब इसको अगर आप सबस्क्रिप्ट के तौर पे इस्तेमाल करें तो जो नई सीक्वेंस बनेगी वो सब सीक्वेंस कहलाएगी। देन xnk is said to be the subsequence of xn। ये तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन कि एक ओरिजिनल सीक्वेंस xn आपने सबस्क्रिप्ट्स की सीक्वेंस इस तरह ली है कि वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब उन सबस्क्रिप्ट्स की अगर आप सीक्वेंस बनाए लेके टर्म्स चुनेंगे तो वो क्या होंगी, उसको हम सब सीक्वेंस कहेंगे। वैसे एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, सीक्वेंस की टर्म में से हम कुछ टर्म्स उठा के तो नई सीक्वेंस बना रहे हैं। अब चलें शाबाश, यही आपकी बात मान लेते हैं। मैं एक सीक्वेंस लेता हूँ xn, लेट्स सपोज कि ये मैंने सीक्वेंस ले ली है 1 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन। या यूँ समझे कि मैंने एक ऐसी सीक्वेंस ली है जिसमें ऑड नंबर्स ही हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि सब सीक्वेंस इसकी बनानी है, तो ये मैं ले रहा हूँ 1 5 7 9 11 अप टू सो ऑन। ये तो फिर कोई टर्म छोड़ भी देना, तो मैंने छोड़ी नहीं है। अब कह रहे हैं ना इसी में से टर्म्स ले लिए,
चलें 5 ले लेते हैं, 5 7 11 13, इधर आती है ना 13, 15 17 अप टू 1, और इसके बाद मैं ले लेता हूँ 17। चलें ये कर लेते हैं, मैंने कुछ टर्म छोड़ दी हैं, अगला समझने के बाकी नहीं छोड़ी हुई। कौन कौन सी टर्म छोड़ी हैं? 1 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, बस 1 3 9 और 15 छोड़ दिए मैंने, सिर्फ 4 ही छोड़ी ना। बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो ओरिजिनल सीक्वेंस की टर्म्स ही है ना। तो फिर क्या ये सब सीक्वेंस है इसकी? यस, सब सीक्वेंस की। यही आप कह रहे हो कि सब सीक्वेंस में क्या करना है, सीक्वेंस की टर्म्स में से कुछ टर्म्स ले लेंगे तो वो सब सीक्वेंस होगी। फिर ये करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी ना, तो फिर इसको बड़े आसानी से कह देते कि इसकी डेफिनेशन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या ज़रूरत है। फिर बड़े आराम से हम कह देते कि सीक्वेंस की टर्म्स में से अगर टर्म्स ली जाएं तो वो सब सीक्वेंस बनाएगी। ये आसान सा काम था। If we take the terms of the sequence, then that will be the another sequence which will be the subsequence of the। तो ये तो ऐसा तो हमने नहीं कहा, इसका कोई खास मतलब है। उसका क्या मतलब है? ऑर्डर भी डिस्टर्ब नहीं करना। अब ऑर्डर डिस्टर्ब कैसे पता चलता है कि इसका मतलब ये है? देखें मैं बताता हूँ आपको, ये अगर मैं ये लूँ टर्म, तो इसमें मेरे पास जो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 है, x5, x6। टर्म बड़ी होने का मतलब नहीं है ये उसका सबस्क्रिप्ट है ये, यानी इधर जो मेरे n आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 7 8 9 ये आ रहे हैं। ठीक है, अब जब मैंने सब सीक्वेंस बनानी है तो यही लेने हैं ना। अब मैं क्या, आप जरा गौर कीजिएगा, यहाँ क्या आया हुआ है? ये जो आया हुआ है ये ओरिजिनल टर्म्स की कौन सा है? ये किससे एसोसिएटेड है? 3 से, और वो जो है 4 से, और 11 जो है 11 6 से, और 13 नहीं। अभी तक तो कोई मसला नहीं बना था, अभी तक तो हमने ऑर्डर खराब नहीं किया। ये 9 जो आपके एन के आए हैं ना, एन के, इस लिहाज से जो एन के आए हैं वो क्या क्या है? एन के यानी n1 आपका 3 है ये, और n2 आपका क्या है? 4 है, n3 आपका क्या है? 6 है, और n4 जो है आपका 7 है, और n5 आपका 9। अभी तक तो मसला ठीक है। n1 क्या है? अभी तक ये सिलसिला जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मसलन मैं करता हूँ 7 5, बाकी कुछ नहीं करता, चले मैंने यही किया। अब सिचुएशन क्या बनी है इस केस में? नहीं, सब सीक्वेंस नहीं रही ना इसमें आपका n। अब ये 7 ये तब्दील नहीं हो गया। ये ज़रा गौर कीजिएगा, n1 क्या था? ये 3 था ना, n1 3 था। इस केस में जो n1 आया है वो क्या है? n1 आ गया 7, और n1 7 कैसे आ गया? n1 7 नहीं आया, 4 आया। आप गड़बड़ कर रहे हैं सारी की सारी। n1 अब आपका आ गया 4, यानी ये वाली जो सीक्वेंस थी ओरिजिनल सीक्वेंस ये है, इसके जो सब्सक्रिप्ट्स हैं वो ओरिजिनल सीक्वेंस ये है, इसके सब्सक्रिप्ट्स मैंने लिख लिए तरतीब से। अब जाहिर बात है जब आपने सब सीक्वेंस बनानी है तो इसी में से टर्म्स लेनी है ना। मैंने इसी में से कुछ टर्म्स ली हैं। कौन कौन सी आई हैं? 5 7। इनमें ओरिजिनल सीक्वेंस में जो सब्सक्रिप्ट n1 था
जो था वो मैंने यहाँ पे लिखा, ओरिजिनल सीक्वेंस में जो सबस्क्रिप्ट था वो मैंने यहाँ लिखा, ओरिजिनल सीक्वेंस में जो सबस्क्रिप्ट था वो लिख दिया मैंने। अब ये जो सीक्वेंस बन रही है, जो सब सीक्वेंस जिसने बनना है, इसके सबस्क्रिप्ट N1 N2 N3 N4 हैं। इसके लिए N1 ये आया, N2 ये आया, N3 ये आया, N4 ये आया, N5 आया, वो मैंने लिख दिए। अब ये क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, N1 लेसर देन N2 अब मैंने उसी सीक्वेंस की टर्म्स में से कुछ टर्म्स ली हैं, और रिपीट करता हूँ फिर उसी सीक्वेंस में, जैसे पहले नहीं ली मैंने, ये मैंने पहले ली थी ना टर्म्स, तो उसी में से ले रहा हूँ। अब मुझे ये देखना है जो 7 है वो ओरिजिनल आपके पास उसका सबसेट क्या है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 4, और जो 5 है उसका सबस्क्रिप्ट क्या है 3, तो यहाँ पे वो आ गया 3। बाकी वही है, 11 के लिए क्या आना है 6, 13 के लिए 7, 17 के लिए 9। अब अगर मैं ये वाली लूँ, ये जो है आपके पास NK, अब मेरे पास जो NK बनता है वो क्या बनता है 4, 3, 6, 7 और 9। वो काम पूरा नहीं कर रहा ये वाला। कौन से वाला? अब जो मैंने सबस्क्रिप्ट्स लिए हैं उसमें N1 बड़ा है N2 से, एक भी अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं है, आगे चाहे वो सारे छोटे हों जबकि हैं। समझ आ रही है? आप देखें कि ये अगर आप रिस्ट्रिक्शन पे कायम रहते हैं तो ये आपको इंश्योर क्या करती है, जो आपने सीक्वेंस की में से टर्म्स ली हैं उनका ऑर्डर इंश्योर करती है कि वही रहेगा। ऑर्डर इंश्योर करने का, ऑर्डर वही रहने का मतलब क्या है कि ओरिजिनल सीक्वेंस में अगर कोई टर्म पहले पड़ी हुई है तो जो अब आपने ली है वहाँ भी वो पहले पड़ी होगी। इस सीक्वेंस की टर्म्स तो आप छोड़ सकते हैं लेकिन ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और ऑर्डर को इंश्योर करती है ये वाली रिस्ट्रिक्शन। जैसे ही आप देखें हमने ऑर्डर डिस्टर्ब किया, जैसे कि मैंने सिर्फ 2 टर्म्स में किया, मैंने ओरिजिनल सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं जो 4 जो आपके पास कौन कौन सी टर्म्स थी 5 और 7, उनको 7, 5 कर दिया। 7, 5 करने से जो मेरे पास सबस्क्रिप्ट्स आए हैं वो चेंज हो गए, यानी 7 का सबस्क्रिप्ट जो है वो 4 है, 7th टर्म का जो सबस्क्रिप्ट है वो 4 है, 4 यानी ओरिजिनल टर्म की वो 4th टर्म है, और 5th टर्म का जो सबस्क्रिप्ट है वो 3 है। तो अब आपके पास जो NK बना, सबस्क्रिप्ट्स की सीक्वेंस बनी, वो ये बनी जिसमें 4, 3, और वो कंडीशन ये वाली पूरी नहीं करती है। तो इन वेरी शॉर्ट आपको ये समझाना है कि सब सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होना चाहिए। 2 चीज़ें, एक तो ओरिजिनल सीक्वेंस की टर्म्स हों, और एक ओरिजिनल सीक्वेंस में टर्म्स का जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो वो इंश्योर करता है ये वाली कंडीशन, तो फिर वो कहलाती है सब सीक्वेंस। ये तो होगी सब सीक्वेंस की डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं कि कोई रिजल्ट अगर है सब सीक्वेंस के रिलेटेड तो वो देखते हैं क्या है रिजल्ट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है सबसीक्वेंशियल लिमिट। अब उसके नाम से पता चल रहा है कि अगर जो आपने सीक्वेंस की सब सीक्वेंस ली है वो कन्वर्ज करेगी तो उसकी जो लिमिट होगी वो सबसीक्वेंशियल लिमिट कहलाएगी। आपके पास ओरिजिनल सीक्वेंस ये है, इसकी आपने एक सब सीक्वेंस ली है, और वो जो सब सीक्वेंस है ये तो उसकी थी ना सबस्क्रिप्ट्स की सीक्वेंस, ये ओरिजिनल सीक्वेंस, और उसकी आपने सब सीक्वेंस ली। अगर ये सब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज करेगी वो उसकी लिमिट कहलाएगी सबसीक्वेंशियल लिमिट। इसकी तो लिमिट होगी, उसकी वो सबसीक्वेंशियल लिमिट कहलाएगी। इसकी तो लिमिट होगी, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। अब 2-3 चीज़ें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, ये वाली ओरिजिनल सीक्वेंस जो अगर कन्वर्ज कर रही है,
तो फिर इसकी जो मर्जी सब सीक्वेंस लें वो भी उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी और लाजमी कन्वर्ज कर रही होगी। अगर ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उसकी सारी सब सीक्वेंसेस उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी जिस पॉइंट पे ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। लेकिन अगर ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती तब भी उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ली जा सकती है। ये ज़रा गौर कीजिएगा, तब भी उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ली जा सकती है। तब अगर उसकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ली जाएगी तो फिर ओरिजिनल सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है वो कन्वर्ज करे। क्या बात आ गई है? सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उसकी सारी की सारी सब सीक्वेंसेस उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी जिस पॉइंट पे सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। लेकिन अगर किसी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो फिर वो ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस भी कन्वर्ज करे। एग्जाम्पल है एक, अगर आप nth टर्म इस तरह डिफाइन करते हैं, n if n is odd 1 over n, बल्कि n इवन ले लें यहाँ पे, n if n is, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, इवन n is odd, तो तब ये सीक्वेंस फिर क्या बनेगी बता सकते हैं आप? n इवन है, n ऑड है तो क्या पुट करना आपने? 1 over 1, n इवन में 2, n ऑड में फिर 4, फिर 1 over 5, फिर 6। समझ आई कि नहीं आई? जैसे ही है ना आपने ऑड पुट करना है तो नीचे पुट करना है, 1 over 1 हो जाएगा, वो कह रहे हैं। n जब 1 पुट करेंगे तो ये वाला यूज़ करेंगे, वो 1 over 1। n जब 2 पुट करेंगे तो ये नहीं यूज़ करना, फिर ये यूज़ करना, फिर 2 उधर आ जाएगा। n जब 3 पुट करेंगे तो फिर 1 over 3, 4 पुट करेंगे तो 4 ऊपर, 5 पुट करेंगे तो 1 over 5, इस तरह चलेगा सारा। ये जो सीक्वेंस क्या कन्वर्जेंट है? ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। इसकी टर्म्स के दरमियान गैप जो हैं वो मतलब कम नहीं हो रहे। देखो ना, 1 over 5 आया और फिर 6 आ गया, फिर ग्रेजुअली गैप्स कम नहीं हो रहे, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन इसमें एक सब सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है, वो कौन सी है? 1 over n वाली। ये खुद सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, इसकी वो वाली, इसमें से ये वाली टर्म सिर्फ ले ली जाए, 1 over 3, 1 over 5, 1 over 7, तो ये सारी की सारी जीरो पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर देगी। तो आप लिखेंगे then the sequence, ये वाली सीक्वेंस जो है does not converge but it has a convergent सब सीक्वेंस, जिसे हम xn k लिख लेते हैं 1 over n, ठीक है ना, या फिर बल्कि 1 over n की बजाय इसको आप लिख लें 1 over 2nk plus 1, 2nk minus 1 कर लें, इससे वही बनेगा। देखें n k की जगह 1 पुट करें तो वो आपके पास 1 आ जाएगा, n k की जगह आप 2 पुट करें तो 1 over 3 आ जाएगा। ये वही सीक्वेंस बनेगी, 1, 1 over 3, 1 over 5 एंड सो ऑन। ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन उसमें से हमने कुछ टर्म्स निकाली हैं और सब सीक्वेंस बनाई है, वो कन्वर्जेंट है। तो रिजल्ट क्या सामने आया? ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज ना हो तब भी उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट मिल सकती है। तो अभी तक जो हमने गुफ्तगू की उसमें हमने देखा कि हर कौशी सीक्वेंस ज़रूरी नहीं कन्वर्जेंट हो।
हमने देखा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो लाजमी कॉशी होती है, लेकिन कॉशी सीक्वेंस ज़रूरी नहीं कन्वर्जेंट हो। और हमने ये भी देखा कि अगर किसी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस में मिल रही है तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस कन्वर्ज करे। लेकिन कॉशी के बारे में वो ये कहता है कि कॉशी सीक्वेंस की अगर एक भी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट मिल गई तो कॉशी सीक्वेंस कन्वर्ज हो जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हमने जो सीक्वेंस डिफाइन जिसकी nth टर्म ये ली थी n और 1 और n, ये सीक्वेंस बजाते खुद कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन इसमें कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मौजूद है। कॉची यानी आम कोई सीक्वेंस हो और वो उसकी सब कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाए तो ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। लेकिन कॉशी के बारे में वो कह रहा है कि अगर कॉशी सीक्वेंस में एक भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल गई तो फिर कॉशी सीक्वेंस जो है वो लाजमी कन्वर्जेंट होगी। तो इसको बाज़ का ना फिर हमें ये रिज़ल्ट हम बड़ा इम्प्रूव जो है इस्तेमाल भी करते हैं कि बाज़ का कॉशी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट साबित करने के लिए उसकी कोई एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट साबित कर देते हैं। तो जब हम वो कर देते हैं तो इस रिज़ल्ट से पता चल जाता है कि कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। तो क्या थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है? कॉशी सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ इट हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो पहले तो आप कॉशी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट ले लें और फिर उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तलाश करें। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। और इस थ्योरम की स्टेटमेंट में जो गिवन चीज़ है वो कॉशी सीक्वेंस है, इसलिए आप पहले ही कॉशी सीक्वेंस सपोज कर लें। लेट एक्स एन बी अ Cauchy sequence in a metric space XD। ठीक है, ये तो पहले से सपोज कर गया, ये तो हमें दोनों कन्वर्सली से पहले भी और कन्वर्सली के बाद में ये पार्ट तो मौजूद है, ये कॉशी सीक्वेंस तो है। अब आप सपोज करते हैं लेट एक्स एन बी कन्वर्जेंट। अब अंग्रेजी लिखने की बजाय मैंने इसको सिंबॉलिकली लिख दिया। इसका मतलब यही है कि मैं क्या सपोज कर रहा हूँ कि ये कन्वर्ज कर रही है, और कन्वर्ज करेगी तो किसी पॉइंट पे भी कन्वर्ज करेगी, पॉइंट लाजमी मैट्रिक्स स्पेस का होगा, ये हमने सपोज कर लिया। अब साबित क्या करना है? इसकी कोई एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, कैसे करेंगे? समझ आ रही है? हमने कॉशी सीक्वेंस ली और कॉशी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सपोज कर लिया। अब इसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तलाश करनी है, तो भाई कोई और मिले ना मिले वो खुद तो होगी। हर सीक्वेंस जो है वो अपनी सब सीक्वेंस लाजमी है, क्योंकि उसकी आपने नई कोई टर्म्स छोड़ी, सारी की सारी लिखनी है, तो उसमें जो एन के वाला जो कंडीशन है वो भी वैलिड रहेगी। तो जो पूरी की पूरी सीक्वेंस है वो अपनी सब सीक्वेंस ज़रूर होगी। तो ऑब्वियसली फिर क्या कहेंगे आप? देन obviously xn itself is the convergent subsequence of xn। तो बात पूरी होगी। क्या आपने तलाश करनी थी ना, तो वो खुद ही है। अब कन्वर्सली करें कि इसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है और आपने सीक्वेंस को कन्वर्जेंट साबित करना है। कन्वर्सली लेट एक्स एन के बी द convergent subsequence of xn k be the convergent subsequence of xn, then we have to show that क्या साबित करना है?
एक्स एन इज कन्वर्जेंट। किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट साबित करने के लिए क्या करेंगे, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 नंबर लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग फिर हम नेचुरल नंबर तलाश करेंगे। तो अब ये भी अज्यूम कर लेना एक्स एन के बी द कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो ये किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करती है, वो चलिए बाद में ले लेते हैं। देन वी हैव टू शो दैट एक्स एन इज कन्वर्जेंट। फॉर दिस लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये हमने सपोज कर लिया। सिंस x and k is convergent, so let x and k converge to y, some y belong to x। ठीक है, x and k इसके ऊपर कन्वर्ज करती है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। हमने बेसिकली साबित करना है कि एक्स एन कन्वर्जेंट है। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लिया हुआ है। एक्स एन के बारे में ये हमें पता है कि ये क्या है, कॉची सीक्वेंस है। तो क्या लेंगे, आप लिखेंगे तो अब चूंकि हमने ये सपोज कर लिया कि ये जो सब सीक्वेंस है ये वाई के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है वो अप्लाई करें। देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a natural number n1 such that dx n k y lesser than epsilon by 2 for all जहाबाश n k greater equal to n1। यही है, ये बना। एक और भी बात थी, एक्स एन जो है वो कॉची सीक्वेंस भी है, और ये जो एन एक्स एन के है ये टर्म कहाँ से आई हुई है, ये एक्स एन ओरिजिनल जो सीक्वेंस है वहीं से कहीं से टर्म आई हुई है। अब आप ये लिखेंगे सिंस एक्स एन is a Cauchy sequence, so for epsilon greater than 0 there exists a natural number n2 such that g dx n x n k lesser than epsilon by 2 for all n n k greater or equal to n2। कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक हम पेयर ऑफ टर्म्स लेते होते हैं और वो कैसे डिनोट करते होते हैं, एक्स एम एक्स एन से। तो अब इसको इस तरह से डिनोट कर दिया, मेरी रिक्वायरमेंट हमारी ये भी पेयर ऑफ टर्म्स को बता रहा है, शो कर रहा है। तो ये आपके पास आ गई 1 और ये आपके पास क्या आ गई 2। अगर आप 1 + 2 करते हैं, मैक्सिमम लेना पड़ेगा, वैसे हम ऐड नहीं कर सकते। जाहिर बात है ये इसके ऊपर कंडीशन डिफरेंट है, ये होल्ड कर रहा है n1 के लिए, वो होल्ड कर रहा है n2 के लिए, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते, दोनों की कंडीशन सेम लानी पड़ेगी। तो दोनों की कंडीशन सेम लाने के लिए अगर हम n0 सपोज करते हैं, देखिए ना इतने थ्योरम करने के बाद अब आपको पता चल गया कि ये टेक्निकल मिस्टेक होगी अगर हमने नहीं किया तो। चूँकि फ़र्ज़ करें ये कंडीशन n1 हमारा 100 है, उसके लिए वैलिड हो रही है, और n2 1000 है, वो 1000 के लिए वैलिड हो रही है।
तो वो वाली जो है वो 1000 के लिए वैलिड हो रही है, लेकिन ये 100 के लिए वैलिड नहीं हो रही। इसलिए दोनों में से जो बड़ा होगा उसके लिए दोनों वैलिड होंगे। तो देन जो 1 है वो क्या इंप्लाई करती है, डी एक्स एन के वाई लेसर देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन के ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। 3 कर लेते हैं। एंड 2 क्या इंप्लाई करती है, डी एक्स एन के इज लेसर देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन के ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। ये 4 हो गया। अब 3 और 4 को आप ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा डी एक्स एन के प्लस डी एक्स एन के वाई इज लेसर देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन के ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। यानी ये आ गया डी एक्स एन के प्लस डी एक्स एन के वाई इज लेसर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन के ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। इसे 5 कर लेते हैं। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करें। यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी जी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या थी, डी एक्स एन वाई इज लेसर और इक्वल टू डी एक्स एन के प्लस डी एक्स एन के वाई। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी होगी। और ये वाली चीज़ जो है इट इज़ लेसर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन के ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। तो अब आपके पास ये बच गया, इसको स्किप कर दें। डी एक्स एन वाई इज लेसर देन एप्सिलॉन। अब एन के लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जो आपके पास रिलेशन आई हुई है उसमें एन के है ही नहीं है। तो एन के ये वैलिड तो दोनों के लिए है। तो अब जो बच गया हम सिर्फ वही लिखेंगे, फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। यहाँ से हमने क्या कर लिया साबित, एक्स एन कन्वर्ज करती है वाई के ऊपर। तो रिजल्ट प्रूफ हो गया। कॉशी सीक्वेंस की हमने एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस सपोज करके कॉशी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट साबित कर दिया। कॉशी सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट, किसी और सीक्वेंस की आप सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट सपोज करके उसको साबित नहीं कर सकेंगे कि वो कन्वर्जेंट है। ये खासियत सिर्फ कॉशी की भी है। अब नेक्स्ट अगर होगा कि कॉशी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट साबित करना है तो हो सकता है कि हम उसको डायरेक्ट कन्वर्जेंट साबित करने की बजाय उसकी कोई सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट साबित कर दें। तो क्या रिजल्ट प्रूव हो गया, अ कॉशी सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इट हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो आज का लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।